mechanism of current flow in a conductor। क्या मतलब कि करंट एक कंडक्टर में कैसे फ्लो होता है। ठीक है, एक पहले तो थोड़ा सा ऐसे समझो, फिर डेरिवेशन वेरिएशन करते रहेंगे हम। तो ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, इसके अंदर और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस ऐसे ही भरा होगा ना। हम क्या करेंगे, हम बैटरी लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हम बैटरी लगाएंगे। तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, क्या करेगा, ये नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से ढकेलेगा। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जाके यहाँ से अंदर घुसेंगे। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, होल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घुसेगा तो खाएगा टक्कर। फिर जब वो जाके ऐसे जाएगा, अब देखो सिंपल है, तुम लोग लाइन में खड़े हो, मान लो हजारों लोगों की लाइन है, तुम आए, तुमने सामने वाले को ढकेला, तो सामने वाला एक कदम आगे जाएगा। फिर वो क्या करेगा, अपने वहाँ जो खड़ा था उसको लात मार दिया होगा, वो आके एक कदम और आगे जाएगा। यही होगा ना। तो चार्जेस भी इसी तरीके से फ्लो करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घुसेगा यहाँ से तो ऐसे 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 जहाँ जगह मिली ऐसे घूम घाम के निकल जाएगा, नहीं, वो जाएगा बेशर्मों की तरह ऐसे सामने वाले को लात मारेगा टक्कर, फिर सामने वाले जाके उसके आगे वाले टक्कर, फिर वो आगे जाके उसको टक्कर। तो इस तरीके से करंट फ्लो होता है। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो मेटल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा, लगभग 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर इतने भयंकर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भयंकर क्या बोला जाए, वैसे तो इतना ज़रूरत ही है। ठीक, अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इनमें थर्मल एक्साइटेशन होगा और ये अपना रेंडमाइज रहेंगे, रेंडमली अरेंज रहेंगे और इनमें कोई नेट फोर्स वोर्स कुछ लग नहीं रहा होगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो क्या होगा, इनके बीच में लगने लगेगा फोर्स, है कि नहीं, और ये मूव करना स्टार्ट करेंगे। और मूव करेंगे तो ये भाई जैसे ही एक कदम चले सामने वाले से टकराएंगे। हो सकता है पॉजिटिव चार्ज से टकराए, हो सकता है नेगेटिव चार्ज से टकराए। अगर एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा तो शहीद हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज से टकराएगा तो रिपेल हो जाएगा। ठीक है, उस पर फोर्स लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसा मान लो कि देखो ऐसा है ना, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ऐसा कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि किधर फ्लो होने वाला है चार्ज इस कंडक्टर के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग n इलेक्ट्रॉन्स एज्यूम कर लेंगे, उनका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज इज़ द बेस्ट ऑप्शन, अपने पास और कोई दूसरा ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है हमारे पास, इसको कहाँ रखें, हमारे पास n फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है एक एक इलेक्ट्रॉन की, मान लो पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है u1, दूसरे की है u2, तीसरे की है u3, ऐसे ही nth वाले की क्या होगी u1। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आई थिंक सबको मालूम है ऐसा। ठीक है, तो अब इससे एवरेज निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे एवरेज? भाई u1 प्लस u2 प्लस ऐसे ही करते करते सबको जोड़ोगे और डिवाइड कर दोगे किससे, n से। है कि नहीं? मेरे हिसाब से यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अभी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हूँ तो नेट फ्लो नहीं होगा चार्जेस का, नेट फ्लो नहीं होगा चार्जेस का। तो इसका मतलब क्या है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी भाई, 0। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, मतलब पोटेंशियल लगाओगे कंडक्टर के अक्रॉस, तो क्या होगा, इन चार्जेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटअप हुई उसकी वजह से एक फोर्स लगेगा। कितना होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल ई, तो जो फोर्स इस पे लग रहा होगा कितना लग रहा होगा,
एक एक इलेक्ट्रॉन पे कितना लग रहा हो, ई इंटू ई। बात समझ में आई कि नहीं? माइनस लगा दो क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। तो अब इस फोर्स की वजह से ये चार्जेस हो रहे होंगे एक्सेलरेट, तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा, वो हो जाएगा F/m, न्यूटन सेकंड लॉ से ही लाए हैं F/m, ठीक है ना। तो ये F की वैल्यू कितनी है, माइनस ई और डिवाइडेड बाई m। बात समझ में आई? यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे तो वो आगे जाएंगे, और वो हो सकता है पॉजिटिव आयन से टकराएं, हो सकता है इलेक्ट्रॉन से टकराएं। अब दो कोलिजन होगा, मान लो यहाँ से वो एक बार टक्कर खाया है, अब वो ऐसे चलना चालू किया और यहाँ जाके दूसरा टक्कर खाया, तो ये जो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम है, इसको मान लेते हैं चलो हम लोग कि वो t टाइम लिया या τ1 टाइम लिया। मान लो फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो τ1 टाइम लिया, सेकेंड वाला τ2 टाइम लिया, थर्ड वाला τ3 लिया, इस तरीके से nth वाला τn लिया। बात समझ में आई ना? तो एक्सेलरेशन मालूम है ना, और इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, तो मतलब ये वाला कोलिजन यहाँ जो हुआ और फिर यहाँ पे जो हुआ, इस दो कोलिजन के बीच में मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। अगर यहाँ की वेलोसिटी u1 थी तो यहाँ की वेलोसिटी v1 में निकाल सकता हूँ क्या, v इज इक्वल टू u प्लस at से, है ना। तो v1 क्या हो जाएगा मेरा, u1 प्लस a τ1, ये टाइम पीरियड, टाइम कौन लगाया है, फर्स्ट वाला। इस तरीके से क्या लिख सकते हो, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a τ2। इस तरीके से nth वाले के लिए vn इज इक्वल टू un प्लस a τn। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सबका लिख लिए। अब क्या करें, जो कोलिजन के बाद जो फाइनल वेलोसिटी आई है उसको निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी, वहाँ पे भी तो हमको निकालनी है ना। तो क्या करें कि एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, चलो। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा एवरेज वेलोसिटी भाई, मान लो उसको vd ले लेते हैं, चलो। तो क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 ऐसे vn डिवाइडेड बाई n, क्या होगा, v1 प्लस v2 vn डिवाइडेड बाई n। समझ में आ रही है बात ना? अच्छा, v1 क्या है भाई, u1 प्लस a τ1, v1 क्या है, u1 प्लस a τ1, v2 क्या है, u2 प्लस a τ2, ऐसे ही करके un प्लस a τn डिवाइडेड बाई n। अब जरा ध्यान से आंखें खोल के देखना, ये u1 u2 ऐसे ही un जो है इसको मैं एक साथ यहां लिख दूं क्या, डिवाइडेड बाई n, और प्लस a कॉमन है सब में और नीचे n है, और यहाँ पे क्या है τ1 प्लस τ2, ऐसे ही करके τn। ये बात समझ में आई क्या? अच्छा, अरे ये तो जीरो है क्या, ये भाई साहब, ये भाई साहब अभी जीरो प्रूफ किए हो क्या ऊपर, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि vd की वैल्यू क्या मिली, a, और ये देखो फर्स्ट का टाइम कोलिजन, दो कोलिजन के बीच का, सेकंड वाले का दो कोलिजन के बीच का टाइम, ऐसे ही nth वाले का, सबका टाइम को ऐड किया हूँ और डिवाइड किससे किया हूँ, जितने थे उससे। तो क्या ये मेरा एवरेज टाइम है दो कोलिजन के बीच का? तो इसका मतलब मैं इसको टाउ लिख सकता हूँ। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टाउ है वो क्या है, टाउ की वैल्यू क्या है यहाँ पे, τ1 प्लस τ2 प्लस ऐसे ही करके τn डिवाइडेड बाई n। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये है क्या, ये क्या है निकला है, ये एवरेज निकला है। क्या निकला है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। बात समझ में आई? ठीक है। तो अब जो एवरेज टाइम होता है ना, जो दो कोलिजन के बीच में लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक शब्द जो कि है रिलैक्सेशन टाइम। क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। बहुत बार सवाल पूछता है ना कि व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और कई बहुत सारे कंडक्टर्स के लिए, मैक्सिमम कंडक्टर्स के लिए जो रिलैक्सेशन टाइम है ना, वो 10⁻⁻14 सेकेंड का होता है। कितना, 10⁻⁻14। -14 कितना छोटा होगा? अरे भाई ऑब्वियस सी बात है ना, इलेक्ट्रॉन कितने छोटे होते हैं वो भी तो तुमको पता है ना। ठीक है। इसके अलावा ये जो vd है, जो कि क्या है, a टाउ, vd क्या है, a टाउ,
इसमें v को वेक्टर लगाया हो तो एक्सेलरेशन को भी वेक्टर लगा लो, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन उधर निकाले हो क्या अभी, e/m। तो ये vd की वैल्यू को क्या लिख सकते हो, vd की वैल्यू को a की जगह लिख दो अगर माइनस ई डिवाइडेड बाई m और टाउ, है ना। तो ये जो vd है ना, इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और ये क्या होता है, जो ये एवरेज वेलोसिटी है ना, ये भी तो एवरेज वेलोसिटी है। हाँ भाई, कैसे निकाले हो, एवरेज वेलोसिटी एन इलेक्ट्रॉन्स का था ना, कि ये क्या थे, सारे का वेलोसिटी को ऐड करके एन से डिवाइड किए हो ना, तो ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन ये क्या मतलब कैसे आया था ये एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन पे पहुंचने के टाइम पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी यही थी ना, जो ये v1 था क्या, आखिर ये पहला वाला पार्टिकल यहाँ टकराया, अब इस टक्कर के बाद वो यहाँ टकराने वाला है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u1 थी, यहाँ पहुँचा तो v1 हुई। इसका मतलब क्या है कि ये एवरेज वेलोसिटी है। तो ये किस चीज़ का है, ये मैक्सिमम वैल्यू का है जो ये गेन करने वाला है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक्सेलरेशन तो उस पर कॉन्स्टेंट लग रहा होगा। टक्कर अगर नहीं होता तो वो माइनस e/m से कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट होता, बट जैसे ही कोलिजन हुआ उसका एक्सेलरेशन बंद हो गया। तो इसीलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई अपोजिट ही होगा, तुमको भी मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लस से माइनस उधर लगाओगे, इलेक्ट्रॉन तो प्लस की तरफ जाएगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो जा किधर रहा है, इधर है ना, तो अपोजिट ही जा रहा है। इस पर सोचना क्या। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो अब हो क्या रहा होगा, तुम लोग ऐसा सोच पा रहे हो क्या कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा। एक मान लो ये पूरे रूम को यहाँ को कंडक्टर मान लो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा, यहाँ टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, क्या है ये, तो शराबी लोग टाइप का मूवमेंट हो गया क्या। हाँ एक्चुअली इसमें जो चार्जेस हैं ना, जो फ्लो करते हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं, वो कोई स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करते हैं, वो कोलिजन के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। क्लियर। तो क्लियर है कैसे करंट फ्लो करती है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, द टाइम एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, द मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन, या फिर इन बिटवीन टू कोलिजन्स, ये भी बोल सकते हो। दोनों एक ही बात है, कोलिजन होने से पहले का मैक्सिमम वेलोसिटी या दो कोलिजन के बीच का मैक्सिमम वेलोसिटी, एक ही चीज आएगी। ठीक, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या।